हेलो दिव्य विद्यार्थीज, दिस इज अजय चौहान और आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं इकोनॉमी के ही लेक्चर में। और ये टॉपिक नंबर 6 क्या होने वाला है, टॉय इंडस्ट्री इन इंडिया। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, न्यूज़ में बिकॉज ऑफ IIM लखनऊ की एक रिपोर्ट आई थी 4 जनवरी का। देखिए ये आर्टिकल है आपका PIB में निकला हुआ था और ये जो स्टडी कंडक्ट की गई थी ये सक्सेस स्टोरीज की बात कर रहा था, सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडियन टॉय इंडस्ट्री। ठीक है, ये किसके कहने पर हुआ था, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो इसमें क्या पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए गए, पहली चीज है जो इंपोर्ट्स है कंट्री के अंदर वो 52% तक घट गया है। इट शोज कि ओवरऑल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कंट्री के अंदर ऑफ टॉयज। आफ्टर दैट देयर इज दिस राइज ऑफ 239%, ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं हमारी कंट्री से खिलौने के। और ये कंपैरिजन पीरियड इसका क्या है, 2022 का ये फैक्ट है, लेकिन रिलेटिव टू 2014 एंड 15 यानी कि 2014 में जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी रिगार्डिंग टॉय इंडस्ट्री उसमें काफी सारा इंप्रूवमेंट हुआ है यहां पर। आफ्टर दैट गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो है जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज, ठीक है, ये 2020 में आया था और इसके तहत बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे। तो ये मेजर्स के चलते ही कंट्री के अंदर जो है इतना सारा प्रोग्रेस हुआ है इंडियन टॉय इंडस्ट्री में। अब इसमें और क्या मेजर्स लिए गए थे, जैसे कि उस समय जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो थी, ठीक है, उनको डबल कर दिया गया, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन कर रही थी उनको जस्ट डबल कर दिया गया यहां पर कि जो टॉयज बना रहे थे कंट्री के अंदर। सेकेंडली इसमें इसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि देयर इज दिस, जो इनपुट्स की जरूरत होती थी, ठीक है, यानी कि खिलौने बनाने आपको तो आपको मटेरियल चाहिए होगा ना, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन भी कंट्री के अंदर ही होने लगा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंपोर्टेड इनपुट्स हमें चाहिए होते थे वो घटकर यहां पर 12% हो गए। पहले हम कितना इनपुट बाहर से मंगाते थे, 33%, यानी कि हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसमें इनपुट्स जो बाहर के होंगे वो 33% मटेरियल लगता था। अभी वो कितना रह गया, खाली 12%, यानी कि 88% हम कंट्री के अंदर से ही प्रोक्योर करते हैं मटेरियल, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी आर बिल्डिंग आवर मेक इन इंडिया कैंपेन एंड दिस टॉयज इंडस्ट्री। इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं यहां पर। तो ये 52% डिक्लाइन हुआ इंपोर्ट्स में रिलेटिव टू 2014 एंड 15 पीरियड एंड 239% राइज भी हुआ एक्सपोर्ट्स में पिछले 8 सालों में। फिर बजट ने क्या किया रिसेंटली, 2023 के बजट ने आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो 60% थी, उसको बढ़ाकर 70% कर दिया, जिससे क्या क्या हुआ, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो थे जो कि खिलौने बनाते थे उनको सेफगार्ड मिला यहां पर। और वो कहीं ना कहीं जब इंपोर्ट ड्यूटी बाहर के खिलौने पे बढ़ा दी गई तो लोकल लोगों को फायदा मिला और वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाए इस इंडस्ट्री के अंदर। आफ्टर दैट, क्योंकि चाइनीज खिलौने आप जानिए ना, चाइनीज जो होते हैं वो कितना सस्ता बना देते हैं, 100 रुपए में पता चला अच्छा खासा एक बड़ा खिलौना आ जाता था और इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी चाइनीज खिलौनों पर, टॉयज पे, तो उसके बाद क्या फर्क पड़ा कि हमारा कॉम्पिटिटिवनेस जो था इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री का वो बढ़ गया यहां पर। तो पहला फायदा तो यहां पर ये मिलता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो टॉयज को एज ए चैंपियंस सेक्टर कंसीडर किया जा रहा है। चैंपियन सेक्टर वो होते हैं जिनका एक्सपोर्ट्स में जो है, जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी हाई होता है और वो डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी मदद कर सकते हैं, ठीक है। और ये चैंपियन सेक्टर में टॉयज को रखा गया है। अब गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई भी किए हैं फरवरी 2023 में अराउंड 12 चैंपियंस सेक्टर। तो यहां पर वो कौन कौन से हम वो भी देख लेते हैं एक बार। पहला चैंपियंस सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है। सेकेंड इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। थर्ड इज मेडिकल वैल्यू ट्रैवल सर्विसेज। फोर्थ कौन सा होगा आपका, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। फिफ्थ इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। सिक्स्थ इज ऑडियो विजुअल सर्विसेज। सेवेंथ इज लीगल सर्विसेज। एट्थ इज कम्युनिकेशन सर्विसेज। नाइन्थ इज कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज। 10th is environmental services. 11th is financial services and education services. The last one that is considered as champions sector. ये sectors के नाम आप जरूर से याद रखना यहाँ पर। रीजन क्या है उनका, क्योंकि कल को ये फ्रेम इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कौन कौन से सेक्टर्स को इंडियन गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चैंपियंस सेक्टर की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो दीज आर द 12 सेक्टर्स, ठीक है। आईटी, टूरिज्म, मेडिकल वैल्यू, ट्रांसपोर्ट, अकाउंटिंग, ऑडियो विजुअल, लीगल, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनवायरमेंटल सर्विसेज, फाइनेंशियल, एजुकेशन। आफ्टर दैट अगर हम प्रोजेक्शंस की बात करें यहां पर इंडियन टॉयज इंडस्ट्री का, तो 2028 तक ये $3 बिलियन का डोमेस्टिक
डोमेस्टिक मार्केट हो जाएगा। और ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो अभी प्रोजेक्टेड है वो 12% के रेट से बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो अभी का डोमेस्टिक मार्केट कितना है, $1.5 बिलियन, और ये जस्ट डबल हो जाएगा 2028 में। अब चूंकि टॉयज के ऊपर इतना न्यूज में थी चीजें, ये टॉय इंडस्ट्री इतना ज्यादा न्यूज में था, तो हमें जीआई टैग देख लेना चाहिए कौन कौन से टॉयज को मिला हुआ है, क्योंकि ये भी एक पोटेंशियल यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। पहले की अगर बात करूं तो चन्ना पाटना टॉयज आर देयर, दे बिलोंग टू कर्नाटका। कर्नाटका के चन्ना पाटना टॉयज को जीआई टैग मिला हुआ है। सेकंड इज कोंडापल्ली बोमल्लू, ये आंध्र प्रदेश में है, लकड़ी से बनाए जाते हैं और इसके आर्टिसंस को, यानी जो लोग कोंडापल्ली बोमल्लू को बनाते हैं, इनको आर्य क्षत्रिया बोला जाता है। ठीक है, थर्ड जीआई टैग वाला जो टॉय है वो थंजावुर की डॉल है। थंजावुर आपको पता ही है, तंजौर को बोलते हैं, तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। ये टेराकोटा से बनाई जाने वाली गुड़िया है। आफ्टर दैट गंजीफा कार्ड्स, गंजीफा कार्ड्स कहां पर होते हैं, मैसूर कर्नाटका के गंजीफा कार्ड्स को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। अदरवाइज ये गंजीफा कार्ड्स आपके और भी होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में भी गंजीफा कार्ड्स काफी ज्यादा प्रचलित हैं खिलौनों के तौर पर। तो ये मैसूर वाले को जीआई टैग यहां पर मिला हुआ है। इसका ओरिजिन कहां बोला जाता है, ईरान में बोला जाता है, यानी कि पर्शिया। आफ्टर दैट कठपुतली, ये आप सभी ने सुन रखा होगा कठपुतली के बारे में, ये राजस्थान का टॉय है यहां पर। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, भट्ट्स ने किया था, जो कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स भट्ट्स होते हैं, इन्होंने कठपुतली को इंट्रोड्यूस किया था मारवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान में। ठीक है, और इसके बाद यहां आज इतना प्रचलित हो गया कि इसको जो है यहां पर जीआई टैग मिल चुका है। और यही कठपुतली जो है आप पपेट्री में भी पढ़ते हैं, जब इंट्रोडक्शन वो होता है ना, क्या कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें भी आप कठपुतली के बारे में पढ़ते हैं, ये वही वाला है। फिर आफ्टर दैट निर्मल टॉयज तेलंगाना को बिलोंग करते हैं, यहाँ के फेमस है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। किन्हल टॉयज आर फ्रॉम कर्नाटका अगेन, एंड किन्हल टॉयज जो है इनके आर्टिसंस को क्या बोलते हैं, जो लोग किन्हल टॉयज बनाते हैं उनको चित्रगारा बोलते हैं, चित्रगारा। ठीक है, और उसके बाद एतिको पक्का टॉयज, ये आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से हमने दो देखे, एक एतिको पक्का टॉयज को देखा यहां पर हमने, और दूसरा कोंडापल्ली बोमल्लू को देखा। ये दोनों ही जीआई टैग इनको मिला हुआ है। आफ्टर दैट और भी स्टेट्स के कुछ फेमस टॉयज हैं जो हमें सुनने चाहिए, देखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी फ्रेम कल को किया जा सकता है, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट वंस। आई हैव नॉट कवर्ड एवरी टॉय आउट देयर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। तो अगर पंजाब की बात करूं यहां पर मैं, पंजाब में चंकना इज द वन टॉय, लट्टू इज देयर, घुग्गू इज देयर, हांडवाई इज देयर। अब ये लट्टू जैसे कि ये घूमता है ना, आप सभी लोगों ने, मतलब कई सारे बच्चों ने ऐसा खेला होगा अपने बचपन में, कि जो स्पिनिंग लट्टू होता है, दैट इज यूज्ड एज ए टॉय बाय मेनी चिल्ड्रन आउट देयर। ठीक है, तो ये एक तरीके का पंजाब का फेमस गेम है, टॉय है, बच्चों के बीच में प्रचलित है। चंकना जो होता है ये सीटी बजाना, मतलब विसल टॉय एक तरीके का होता है, सीटी बजाने का टॉय है। और चंकना इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से चला आ रहा है, उस टाइम पर भी ये वहां पर ये लोग यूज किया करते थे पुराने समय में। फिर महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाटुकतली, ये भी एक हाउस होल्ड आइटम्स जब एक जगह सारे रख दिए जाते हैं तो उसको महाटुकतली बोलते हैं, जो बच्चियां जनरली घर में, बेटियां जनरली घर में एक खेलती हैं। ठीक है, तो उनका जो ये महाटुकतली जो है ये महाराष्ट्र में काफी प्रचलित है, ये एक तरीके का टॉय है। फिर बिहार में अगर बात करते हैं तो कन्या पुत्री डॉल्स, सिक्की वर्क, ये भी बिहार का इंपॉर्टेंट टॉयज हैं, इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉयज हैं जो काफी प्रचलित है नॉर्दर्न इंडिया में। आफ्टर दैट अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मैंने टॉयज मार्केट के बारे में आपको बता दिया है कि डोमेस्टिक मार्केट $1.5 बिलियन का राइट नाउ है। यहां पर एफडीआई टॉय इंडस्ट्री में 100% परमिटेड है। स्फूर्ति स्कीम है एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, जो कि मदद कर रही है यहां पर टॉयज इंडस्ट्री को भी। इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो क्या है, स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। कौन सी मिनिस्ट्री रन करती है, एमएसएमई मिनिस्ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनिस्ट्री का नाम भी प्रीलिम्स में कई बार पहले पूछा जा चुका है, एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर स्कीम। आफ्टर दैट देयर इज दिस नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज, ये कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, तो डीपीआईआईटी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो है ये इसको कोऑर्डिनेट करती है। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज जो है ये इंप्लीमेंट कौन करता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि किसी एक मिनिस्ट्री के थ्रू इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है इसको, और यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इसने। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और उसके बाद से इसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है इंडिया की मार्केट को, टॉयज इंडस्ट्री को। और उसी के बाद ही ये जो एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर 239% का, ये एक्सपोर्ट्स उसी की देन है।
आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक, दिस इज ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। ये भी अभी न्यूज में था, अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हुआ है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। और इसका मेन एम क्या है, ये लॉन्च किया, इस पे काम चल रहा है अभी, राइट नाउ काम चल रहा है, 3 से 4 महीने के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। ये प्राइमरली इंडियन एक्सपोर्टर्स को मदद करेगा यहां पर, ठीक है, इसको जोड़ेगा इंटरनेशनल ट्रेड के वेरियस स्टेक होल्डर्स से। यानी कि आप अगर एक्सपोर्टर हैं इंडिया के और आपको इंटरनेशनल न्यूज़ जाननी है कि कहां पर क्या चीज़ सेल की जा सकती है, वहां के लोगों से अगर कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि आप भाई दूसरे देश में जब भेजते हो सामान तो आपको नहीं पता होता है कि किसको सेल किया जाए, इसलिए कई बार वहां पर आप फंस भी जाते हो। तो इन बिजनेसमैन की, इन एक्सपोर्टर्स की मदद करने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है यहां पर। अब ये जो है, इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, जो कि एक्सपोर्ट को टारगेट करती है, और यही ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म भी एक्सपोर्ट से ही बढ़ाने में मदद करेगा। तो हम यहां पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देख लेते हैं, जिसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं। पहला टारगेट क्या है एफटीपी का, कि $2 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया, एक्सपोर्ट टारगेट। ईयर कौन सा है 2030। आफ्टर दैट देयर इज दिस स्टेटस होल्डर स्कीम, ये एक स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत क्या किया जाएगा, इट विल रिकॉग्नाइज एक्सपोर्टर्स यूजिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, जो एक्सपोर्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उनका स्टेटस उनको एक दे दिया जाएगा, और उसमें रेटिंग दी जाएगी, स्टार रेटिंग होगी 2, 3, 4 एंड 5। तो जितना बेहतर एक्सपोर्टर होगा उसको वैसे ही रियायतें कल को दी जा सकती हैं। इसलिए एक स्टेटस होल्डर स्कीम बनाई गई है कि आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो आपको ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा इंसेंटिव्स मिलने के चांसेस होंगे। आफ्टर दैट देयर इज दिस स्कोमेट पॉलिसी, ठीक है, स्कोमेट पॉलिसी एक होती है, उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के तहत। इसमें क्या होता है, डुअल यूज आइटम्स जो होते हैं दे आर गिवन नोमेनक्लेचर, ठीक है, ऑफ स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। इसकी वजह से जो है चीजें क्लियर हो जाती हैं कि किसको किसको प्रोहिबिटेड कैटेगरी में रखना है, किसको एक्सपोर्ट जो है फ्रीली इजाजत देनी है कि फ्रीली एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये वाली चीजें जो होती हैं डुअल यूज आइटम्स के लिए, इसके लिए स्पेशल परमिशन लगती है, ठीक है, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये स्कोमेट पॉलिसी जो है इसको बेहतर तरीके से और बनाया गया, स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, जिससे कि एक्सपोर्टर्स को परेशान ना होना पड़े। तो स्कोमेट याद रखिएगा, इट इज अबाउट स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। फिर ईपीसीजी स्कीम इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके तहत क्या है, ये एक्सपोर्ट प्रमोट करने में मदद करता है ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है, यानी कि कैपिटल गुड्स को अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी या ड्यूटी बहुत ही कम लगेगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स जो होते हैं ये मदद करते हैं उन प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने के लिए जिससे एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स को अगर हमको इंडिया के अंदर मंगाना है तो उसको आसानी से मंगाया जा सकता है, कम ड्यूटी पे मंगाया जा सके, उसके लिए ईपीसीजी स्कीम है, क्योंकि कैपिटल गुड्स फर्दर हमको एक्सपोर्ट करने में मदद करेंगे इंडिया के एक्सपोर्टर्स को। तो ईपीसीजी स्कीम होप क्लियर होगा आपको कि ये उन कैपिटल गुड्स पे छूट दिलवाता है ड्यूटीज में जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, और वो कैपिटल गुड्स यूज होते हैं एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स को बनाने में। आफ्टर दैट एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। इसके तहत क्या होता है, इसमें रॉ मटेरियल जो प्रोक्योर किए जाते हैं वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो सके, ठीक है, रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटी ना लगे, लेकिन ये वो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि एक्सपोर्टेड गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज होते हैं। तो ऊपर मैंने बताया कैपिटल गुड्स जो कि यूज होंगे एक्सपोर्टेड गुड्स को बनाने के लिए, तो वो कैपिटल गुड्स पे ईपीसीजी स्कीम है। और अगर रॉ मटेरियल आप मंगा रहे हो तो वो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत आपको मंगाना होता है, जिससे कि आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो जाएगा आपके लिए। आफ्टर दैट यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, एक्सपोर्ट परमिशन रिक्वायर्ड इफ स्कोमेट आइटम्स आर टू बी फिजिकली एक्सपोर्टेड। अगर इंडिया के बाहर ये वाले आइटम्स भेजने हैं, केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो डुअल यूज कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है एक्सपोर्ट की, ठीक है। तो उसी को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। देयर इज वन मोर टर्म, मर्चेंटिंग ट्रेड इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हाईली रेलेवेंट, ठीक है, क्योंकि पेपर में इस तरीके के टर्म्स पूछता रहता है यूपीएससी। तो अगर मर्चेंटिंग ट्रेड की मैं बात करूं तो क्या होता है, इसने इंट्रोड्यूस किया है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने इसके प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया है। इट इन्वॉल्व्स शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन
फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री, ठीक है, अनदर फॉरेन कंट्री, यानी कि इंडिया नहीं है, यानी कि अगर कोई सामान श्रीलंका से आ रहा है और उसको सीधे हमें भेज देना है थाईलैंड को, तो अगर उसमें इंडिया का कोई रोल हो रहा है या यूएई को भेजना है, श्रीलंका को यूएई कुछ भेजना है, तो उसमें इंडिया के पोर्ट्स को बगैर टच किए, ठीक है, इंडिया के पोर्ट्स को बगैर टच किए किस तरीके से सेंड किया जा सकता है बाहर, तो उसको, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी हो उसमें, तो वो मर्चेंटिंग ट्रेड के तहत आता है, ठीक है। अब ये क्या है, फिर से देख लीजिए इसको, वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री, जब गुड्स को शिप किया जाता है विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट्स and but it involves Indian intermediary, then it is called merchanting trade. merchanting trade मतलब इंडियन इंटरमीडियरी तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन इंडिया का पोर्ट इन्वॉल्व नहीं, इंडिया का लैंड इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उस तरीके से, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी के बारे में हम सभी जानते हैं, तो इट इन्वॉल्व्स इन मर्चेंटिंग ट्रेड, इट इज सिमिलर टू दुबई एंड सिंगापुर। आफ्टर दैट वन मोर एमनेस्टी स्कीम इज देयर। एमनेस्टी स्कीम क्या करती है, जिन लोगों ने अभी तक अपने एक्सपोर्ट्स पर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो होते हैं ना लोगों के, तो मतलब उनको कोई चीज करनी थी और उन्होंने अभी तक सही से नहीं की है, तो उस पर डिफॉल्ट कर गए हैं, तो उसके लिए कि एक बार भाई आप अपना जितना भी बकाया है उसको चुका दीजिए और उसके बाद जो है आप आगे वापस से फ्रेश स्टार्ट करिए, उसके लिए एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की गई थी। यानी ये भी एक्सपोर्टर्स के लिए है कंट्री के, ठीक है, जो अभी तक डिफॉल्ट कर गए हैं तो वो आगे डिफॉल्ट ना करें, इसके लिए जो है एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की गई कि आप इसमें वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए, वन टाइम का सेटलमेंट होता है एमनेस्टी स्कीम के तहत, राइट। तो दिस इज अबाउट एमनेस्टी स्कीम। फिर अब आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे, सारथी ऐप। सारथी ऐप जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, 2-3 दिन हुआ है इसको लॉन्च हुए, 25 जनवरी की न्यूज है ये, ठीक है। तो सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, तो ये याद रखिएगा, सारथी ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है बेनिफिशियरीज को फायदा पहुंचाने के लिए है, इसमें डेटा मैनेजमेंट किया जाएगा प्राइमरली, ठीक है। किसका किया जाएगा, जो भी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ा हुआ है और वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, तो उसके लिए जो है सारथी ऐप लॉन्च की गई, जिससे कि लोगों को जो दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं विदाउट टेक्नोलॉजी, तो उसको दूर किया जा सके। तो ये सारथी ऐप किसका एग्जांपल हो गया, आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एग्जांपल हो गया, जो कि कहां पे लग रहा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो ये आपको याद रखना होगा यहां पर। फिर इसके साथ ही एक लोकोस सिस्टम है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकोस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, लोकोस में जो ये ओएस है ना बीच में, आप ये वाला ओएस जो देख रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम्स हैं वो जब अपना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें कई तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, तो लोकोस सिस्टम भी डिजाइन किया गया हुआ है CDFI के द्वारा, और ये जो है NRLM सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए, उनके डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है यहां पर। तो सारथी ऐप हमने देख लिया, यहां पर ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है फॉर हेल्पिंग बेनिफिशियरीज ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फिर लोको सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर रहा है, प्राइमरली यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा हुआ है, NRLM से जुड़ा है। सुविधा ऐप, सारथी ऐप तो हमने देख लिया, अब यहां पर सुविधा सारथी करके भी एक स्कीम है, सुविधा सारथी स्कीम। ये स्कीम किसने लॉन्च की थी यहां पर, तो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इनके द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ सुविधा सैनिटरी पैड्स एवरी मंथ, ठीक है। 10 सुविधा सैनिटरी पैड्स के करीब दिए जाते हैं हर मंथ टू स्कूल गर्ल्स, बेटियों को दिए जाते हैं जो कि 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, 8th क्लास टू 12th क्लास, ठीक है। तो सुविधा सारथी स्कीम जो है फॉर द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी पैड्स, अब इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है यहां पर, तो ये PMBI आप देख रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंदर आता है, तो ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये इसलिए मैंने नाम लिखे हुए हैं यहां पर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सारथी ऐप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए है, सुविधा सारथी जो होता है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी पैड्स के लिए है, जो कि इंप्लीमेंट होता है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो के द्वारा। एंड सारथी स्कीम जो है आपकी, इट इज फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस व्हिच इज गेटिंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। सारथी स्कीम अलग है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, यानी कि ये सारे के सारे ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। पहले क्या होता था, RTO ऑफिस में जाना पड़ता था और वहां पर जाके चीजें होती थी, लेकिन अब जो है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन जो सुविधा मिल रही है उसका नाम ही है सारथी। इसी के तहत एक वाहन भी आई थी, ठीक है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन स्कीम थी, सारथी स्कीम फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। सुविधा सारथी आई टोल्ड यू, सारथी ऐप आई टोल्ड यू। तो ये कंफ्यूज मत होना अगर पेपर में कल को आ जाता है।
तो चलिए अब हम स्मार्ट स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। ये एक स्मार्ट प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ठीक है, तो ये इनके द्वारा जॉइंट प्रोग्राम है। ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि स्मार्ट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो प्राइमरली दे आर द स्टैंडर्ड्स विच आर मशीन एप्लीकेबल, रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज ऑन 23 जनवरी देयर इज दिस न्यूज़ ऑन PIB, जहाँ पर बताया गया था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई थी कि वो किस तरीके से स्टैंडर्ड्स में मदद कर रहे हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड MSMEs को लेकर इसमें जिक्र किया गया था कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं को होगा अगर स्टैंडर्ड्स को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ये DG ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जानकारी दी। और इसमें क्या बताया उन्होंने कि स्टैंडर्ड्स पोर्टफोलियो जो है, यानी कि इंडिया के अंदर जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, तो उसके पास अराउंड 22,000 स्टैंडर्ड्स हैं राइट नाउ, जो कि एप्लीकेबल होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। तो ये इसका मतलब था। अब ISO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका जेनेवा में हेडक्वार्टर्स है। दिस इज हेडक्वार्टर्स। ये बनाई कब गई थी? 1947 में बनाई गई थी। कहाँ पर? लंदन में। और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है। फिर इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की बात कर लेते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी और ये जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसको 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था, अगेन लंदन में। ठीक है, तो ये दोनों बॉडीज जो हैं ये किस चीज़ से डील करते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस से, कि भाई कोई अप्लायंस कैसा होना चाहिए। जैसा IEC है, तो ये दुनिया भर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं उनके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उससे डील करता है। राइट नाउ बोइंग सुकन्या प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम जो है ये प्रधानमंत्री ने भी लॉन्च किया है। प्राइमरली इसमें बोइंग कंपनी जो है, जो एयरक्राफ्ट बनाती है, उसकी मदद से वुमेन एम्पावरमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एविएशन सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर क्या है? स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन इन स्टेम फॉर एविएशन सेक्टर। ठीक है, स्टेम क्या है यहाँ पर? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो लड़कियों को, बच्चियों को जो है एविएशन सेक्टर में अपना करियर बना सकें, उसके लिए जो सहायता दी जाएगी वो बोइंग के स्टेम प्रोग्राम से दिया जाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया? बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। इसमें लैब्स बनाई जाएंगी 150 लोकेशंस में। इनको स्टेम लैब्स बोला जाएगा। जैसे कि हम पढ़ते थे कि नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई थी। ठीक है, उसी तरीके से ये स्टेम लैब्स हैं एविएशन सेक्टर में वुमेन्स की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। इसमें स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। किसको? पायलट्स को, जो कि वुमेन पायलट्स को, जो कि ट्रेनिंग में हैं अभी। और एक फैक्ट की बात अगर बता दूं आपको, तो 15% ऑफ इंडियन पायलट्स आर वुमेन। तो यहां पर भी हम काफी लीड रोल में हैं। 15% ऑफ द इंडियन पायलट्स आर वुमेन। फिर बोइंग सुकन्या प्रोग्राम आपने देख लिया, ये प्राइमरली स्किल डेवलपमेंट के लिए है। आफ्टर दैट इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है? दिस इज अबाउट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसका एक सेंटर अभी खोला जा रहा है। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो रिसेंटली दावोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी। तो उसमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर गए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एग्रीमेंट किया और उसके तहत डिसाइड किया कि भाई हैदराबाद में एक सेंटर इसका खोला जाएगा। इसके पहले हमारा ऑलरेडी सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रन करता है, स्टैब्लिश करता है, तो उसने मुंबई में ऑलरेडी एक सेंटर खोल रखा है। टोटल सेंटर्स कितने कंट्री के अंदर? टोटल 18 सेंटर्स वर्ल्ड ओवर है, नॉट इन कंट्री बट 18 सेंटर्स वर्ल्ड ओवर है। और कंट्री के अंदर अभी एक मुंबई में था, अब दूसरा हैदराबाद में खुलने जा रहा है। ये जो है प्राइमरली हैदराबाद वाला जो होगा ये 28 फरवरी को खुलेगा और ये हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज में डील करेगा। फिर सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ये मैंने बता ही दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पार्ट है। तो कोई और इंस्टीट्यूशन के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दैट विल बी रॉन्ग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्टैब्लिश किया हुआ है सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कौन कौन से थे? पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाटर एंड स्टीम पावर को लेकर था। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिक पावर को लेकर था, यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड वाज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड फोर्थ वाज अबाउट टेक्निकल एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स एंड सो ऑन। तो अभी आज की डेट में जो टेक्निकल एडवांसमेंट हमने इन फील्ड्स में कर लिया, इसको ही फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें भी थी जो न्यूज़ में थी, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है उनके बारे में।
जीनोबॉट्स की बात करते हैं पहले। तो जीनोबॉट जो थे दे आर द फर्स्ट लिविंग रोबोट्स, ठीक है, पहले लिविंग रोबोट्स हैं जिनको 2021 में यूएसए के रिसर्च साइंटिस्टों ने बनाया था। इनकी जो लंबाई है वो 1 mm से भी कम है, 1 मिलीमीटर से भी कम है, छोटे हैं। दे आर क्रिएटेड फ्रॉम द स्टेम सेल्स ऑफ अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग्स, ठीक है। तो अफ्रीका के जो क्लॉड फ्रॉग्स हैं यानी कि जो मेंढक होते हैं अफ्रीकन, उनके स्टेम सेल से बनाया गया। अब जीनोबॉट की खासियत क्या है, इंपॉर्टेंट यहां पर है। पहली चीज, दे आर हेल्पिंग in cleaning microplastics. They can also regrow the dead cells within human body. Dead cells हो गया या टिश्यूज हो गए ह्यूमन बॉडी में, तो उसको रीग्रो कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है आपका, ये कितने स्केल पर आगे बढ़ रहा है। ये पॉसिबल क्यों हो पाया है? बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट्स इन दीज फील्ड्स। एआई हो गया, आईओटीज हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल जीनोबॉट है यहां पर। तो जीनोबॉट माइक्रोप्लास्टिक्स को भी सही कर सकता है। और पहली चीज ये याद रखिएगा स्टेटमेंट, फर्स्ट लिविंग रोबोट है ये। फिर आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट कैंसर केयर इनिशिएटिव, ये भी कंट्री के अंदर अभी लॉन्च किया गया है। फर्स्ट का क्या मतलब है यहां पर? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया हैज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंटर इन मुंबई रन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। फर्स्ट कैंसर केयर इनिशिएटिव इसी की मदद से रन किया जा रहा है। देन देयर इज द समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया हुआ था। ये किस लिए प्राइमरली है? ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अवेयरनेस जनरेशन के लिए है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है समर्थ का? स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। तो ये समर्थ स्कीम जो है इस तरीके से यहां पर रन की जा रही है। फिर इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं और जल्दी ही अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।